एक पुरानी कहावत है कि जब कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरता है। तो आज की कहानी जो है कुछ ऐसा ही है। आज की कहानी कुछ ऐसा ही है। इसमें एक लड़की की मौत ही नहीं बल्कि इससे जुड़े बहुत सारे लोग जो सलाखों के पीछे चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की ये जो घटना सुनाने जा रहा हूँ ये भारत की राजधानी दिल्ली शहर की दक्षिणी पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है, सरिता विहार। बात कर रहा हूँ 26 फरवरी 2019 की। सुबह सुबह जब लोग अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे तो देखते हैं कि सरिता विहार रेलवे स्टेशन लाइन के किनारे एक बोरी पड़ा है, जिसे देखकर लोगों के मन में शंका होता है। इसलिए इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही खबर मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचती है और उस बोरी को खोलती है तो देखती है उस बोरी के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ा है, जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके शरीर पे कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां के लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उसका शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इससे पुलिस को अंदाजा लगता है कि शायद ये लड़की इस इलाके की रहने वाली नहीं है। पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी लेती है तो उसके जेब से एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में लिखा गया था कि मेरे साथ अश्लील हरकत हुई है और मेरा न्यूड वीडियो भी बनाया गया है, और ये हरकत कोई और नहीं आयुष और उसके 2 दोस्तों ने किया है। उस पेपर पे आयुष का मोबाइल नंबर भी लिखा था। उसके बाद दोस्तों उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उस लेटर पे जो नंबर मिला था, पुलिस जब उस नंबर पे कॉल लगाती है और पता करती है तो एक लड़का फोन उठाता है और वो अपना नाम आयुष ही बताता है। आयुष बुरारी इलाके का रहने वाला है। उसके बाद जो है पुलिस उसे थाने बुलाती है और बुलाने के बाद आयुष से उस लड़की का डेड बॉडी का जो है फोटो दिखाती है और पूछती है। वो लड़का बताता है कि ना ही मैं इसको जानता हूँ ना ही इसे मैं कभी देखा हूँ। पुलिस और शख्स से जब पूछताछ करती है तो वो लड़का जो है बताता है कि ये जरूर मुझे कोई फंसाने की जो है कोशिश कर रहा है। मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ और ना ही मुझे इसे दूर दूर तक कहीं कोई वास्ता है। तो उसकी बातों से पुलिस को भी लग जाता है कि शायद ये लड़का सच बोल रहा है। फिर पुलिस उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करता है, थोड़ा और जो है छानबीन करता है। लड़की का नाम होता है सुरभि और दक्षिणी पूर्वी दिल्ली अंबेडकर नगर दक्षिण पुरी की रहने वाली होती है। सुरभि के पिता गार्ड की नौकरी करते हैं। जब इसकी छानबीन की जाती है तो इसका जो है सुरभि का एड्रेस मिलता है। जब एड्रेस मिलती है तो पुलिस सुरभि के घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद सुरभि के पिता से मुलाकात होती है। जब सुरभि के पिता से पुलिस पूछताछ करती है, उसके पिता बताते हैं कि मेरी बेटी नौकरी के इंटरव्यू के लिए गई है। इतना सुनने के बाद जब पुलिस सुरभि के घर वालों को बताते हैं कि सुरभि की मौत हो चुकी है और उसका डेड बॉडी जो है रेलवे लाइन पर पड़ा था, उसके घर वाले दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। उसके बाद सुरभि के पिता और उसके घर वालों को थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद जो लड़का होता है आयुष, उसको दिखाया जाता है तो उसके पिता भी इनकार कर देते हैं कि मैं इस लड़के को ना ही जानता हूं और ना कभी देखा हूं। इतना सुनने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है और आगे सख्ती से छानबीन करना शुरू करती है। सुरभि के पिता बताते हैं कि एक फोन आया था, तभी मेरी बेटी इंटरव्यू देने गई थी। पुलिस को जब ये बात पता चलता है तो सुरभि का जो फोन होता है उसका कॉल डिटेल्स निकाला जाता है और 25 फरवरी को कई बार एक ही नंबर से फोन आया होता है, जो नंबर दिनेश नाम से रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद पुलिस दिनेश के घर जाती है। दिनेश जिसकी उम्र 25 साल, जो संगम बिहार का रहने वाला है। पुलिस जब दिनेश से सख्ती से पूछताछ करती है तो दिनेश कबूल कर लेता है और उसके बाद जो कहानी बताता है उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एक घटना के 2 साल पहले ढलसवा का रहने वाला धीरेन्द्र एक हत्या के आरोप में जेल चला जाता है और धीरेन्द्र जब जेल जाता है तो वहां पे मुलाकात होती है बंटी से, जो कि एक छटा हुआ बदमाश होता है और उसकी
वहाँ पे रहने के बाद उन दोनों में जो है काफ़ी झगड़े हो जाते हैं, काफ़ी विवाद हो जाते हैं। तो वहाँ के जो भी कैदी होते हैं उसे छुड़ाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे उन दोनों में इतनी दुश्मनी बढ़ जाती है, उस लेवल तक बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद, 2-3 महीने बाद, दिनेश भी चोरी के मामले में जेल चला जाता है। और वो जब जेल जाता है तो उसकी दोस्ती धीरेन्द्र से हो जाती है, और धीरेन्द्र और दिनेश दोनों मिलकर बंटी को सबक सिखाने के लिए उसको ठान लेते हैं कि हम इसको सबक सिखाएंगे, और दोनों एक षड्यंत्र रचते हैं। उसके बाद 2 महीने बाद जो है दिनेश और धीरेन्द्र की बेल पे जमानत हो जाती है और दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद दिनेश और धीरेन्द्र दोनों संगम विहार में एक कमरा लेकर रहने लगते हैं, और वो दोनों जो षड्यंत्र रचते हैं बंटी के खिलाफ कि हमें उसे कैसे सबक सिखाना है। उसका एक भाई होता है आयुष, जो कि बुढ़ारी का रहने वाला है। बंटी के पास 200 गज का जो है प्लॉट होता है, जिसका देख रेख उसका भाई आयुष करता है। और धीरेन्द्र और दिनेश दोनों उसको सबक सिखाने के लिए ठान लेते हैं कि हमें इसे सबक सिखाना है। इसके बाद एक दिन दिनेश की प्रेमिका से बात होती है, और दिनेश की प्रेमिका जो है बातों बातों में बताती है मेरी एक सहेली है, उसको जॉब की जरूरत है। उसके बाद दिनेश जो है अपनी प्रेमिका को अपने पास बुलाता है, और अपने ही फोन से जो उसकी सहेली होती है जिसका नाम होता है सुरभि, दिनेश अपनी प्रेमिका से फोन लगवाता है। तो उसकी जो प्रेमिका होती है वो बोलती है अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मेरे आशिक से आके मिल लो। सुरभि के पास फोन जाता है 25 फरवरी को। तो 25 फरवरी को सुरभि जो है संगम विहार आती है, उसके कमरे पे, उसके रूम पे। उससे पहले जो है दिनेश और धीरेन्द्र एक षड्यंत्र बनाते हैं, और उसमें एक और जो है अपने दोस्त को शामिल कर लेते हैं जिसका नाम होता है सौरभ भारद्वाज। और तीनों उस जो है किराए के कमरे पे रहते हैं। और जैसे ही सुरभि वहाँ पहुँचती है इंटरव्यू के लिए, तो ये तीनों जो है उसको धर दबोच लेते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, और उसका मोबाइल में फोटो और वीडियो भी कैप्चर कर लेते हैं। और जब तीनों की हवस पूरी हो जाती है तो जो सुरभि होती है वो बोलती है कि अब मुझे छोड़ दो, तुम लोगों को जो करना था वो तुम लोगों ने कर दिया, अब मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बख्श दो। लेकिन वो तीनों जो होते हैं उसको धमकाते हैं, डराते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी, अगर यहाँ से तुम भागने की भी कोशिश की, तो तुम्हारा जो वीडियो है, फोटो है, वो सोशल मीडिया पर हम वायरल कर देंगे। इसीलिए तुम्हें जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा। तो एक पेपर देते हैं और उसमें बोलते हैं, उस पर लिखो कि मेरे साथ अश्लील हरकत हुई है, और मेरे साथ मेरा न्यूड वीडियो बनाया गया है, फोटो लिया गया है, और ये हरकत कोई और नहीं आयुष और आयुष के 2 दोस्तों ने किया है। और उसके बाद आयुष का मोबाइल नंबर भी उसके नीचे लिखवा देते हैं। इतना कुछ होने के बाद तीनों मिलकर सुरभि का गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद सुरभि की वहाँ पे मौत हो जाए। दोस्तों, इन तीनों का जो प्लान था कि सुरभि की जब मौत होगी तो आयुष भी जेल चला जाएगा, और जो बंटी का यानी कि आयुष का जो 200 गज का प्लॉट है जो उसका भाई देख रेख करता है आयुष, उसको हम लोग कब्जा कर लेंगे। जब सुरभि की मौत हो जाती है तो अब इसकी लाश को ठिकाना लगाने के लिए 2 दोस्तों को और कॉल करते हैं। एक का नाम होता है रहमुद्दीन और दूसरे का नाम होता है बंटी, और दोनों से बोलते हैं कि एक लाश है जो हमारे कमरे पे है, उसको ठिकाना लगाना है, और मैं इसके लिए 4000 रुपये देंगे। जब 4000 की बात सुनते हैं तो रहमुद्दीन और बंटी दोनों तैयार हो जाते हैं और दोनों उसके कमरे पे चले जाते हैं। उसके बाद दिनेश और धीरेन्द्र वहाँ पे एक टैक्सी बुक करते हैं, और उस टैक्सी में एक बोरी में करके उस लाश को उस गाड़ी में डाल देते हैं और बोलते हैं इसका ठिकाने लगा दो। फिर रहमुद्दीन और बंटी दोनों उस गाड़ी को लेकर जाते हैं, और रात का समय था, सरिता विहार रेलवे लाइन के किनारे उस बोरी को फेंक देते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जब ये कहानी दिनेश सुनाता है पुलिस को, तो पुलिस भी वहाँ पे हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। फिर इन तीनों यानी कि धीरेन्द्र, दिनेश और सौरभ भारद्वाज, ये 3, और चौथा जो लाश को ठिकाने लगाए थे रहमुद्दीन और बंटी, इन पांचों पे दिनेश के तहरीर के अनुसार इन पे धाराएं लगाई जाती है और इन 5 को जेल भेज दिया जाता है।
तो दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।